हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अब आज हम लोग देखिए, कल हम लोगों ने वेरियस सेल फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी के बारे में देखा था। आज हम लोग इससे आगे चलने वाले हैं पार्ट 2 वीडियो में। जिन्होंने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा प्लीज वो पहले देख लीजिए। ओके, हम लोग आगे चलते हैं। अब देखते हैं इसमें हम लोग द शेप एंड द साइज ऑफ द सेल आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। तो जो हमारा सेल का साइज होता है, शेप होता है, वो उनके फंक्शन पे डिपेंड करता है कि उनका साइज कैसा होगा सेल का, हमारा शेप कैसा होगा सेल का। अब जैसे आरबीसी का ले लीजिए, आरबीसी हमारा ओवल शेप का होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसको फ्लो करना होता है, एक नस में हमारा फ्लो करना होता है, इसकी वजह से आर्टरीज में, हमारे वेन्स में उसको फ्ले करना होता है, तो इसलिए वो ओवल शेप का होता है। सम सेल्स लाइक ए अमीबा हैव ए चेंजिंग शेप। अब आप लोग तो जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं कि अमीबा अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है। अपने कोई भी फूड अगर उसको मिलता है तो वो अपने बॉडी को वैसा उसको चेंज करना पड़ता है शेप को, तब वो अपने फूड को इन्गल्फ कर पाता है। तो इन द सम केसेस द सेल shape could be more or the less fixed and the peculiar for the particular type of the cell। लेकिन बहुत सारे मतलब ऐसे केस में जिसमें सेल का शेप चेंज नहीं करना पड़ता है, जैसे नर्व सेल की अगर हम लोग बात करें तो जैसा उसका टाइपिकल शेप है वैसा ही रहता है। each living cell has the capacity to perform the certain basic function that are characteristics for the all the living forms। तो जितने भी लिविंग सेल्स हैं उनके पास क्या है, अपना कैपेसिटी होता है कि परफॉर्म कुछ मतलब बेसिक फंक्शन को, जो भी एक लिविंग फॉर्म करते हैं उसके लिए वो खुद से भी मतलब उनके अंदर भी बहुत सारे कुछ, हम लोग आगे चल के देखेंगे कि इससे बहुत सारे सेल के अंदर भी हमारे उनके ऑर्गेनिल्स होते हैं जो एक बेसिक फंक्शन करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि अगर एक सेल भी है तो वो मतलब यूनिसेलुलर अगर ऑर्गेनिल है तो वो सारा लाइफ का फंक्शन कर सकता है जो एक बड़े मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिल करते हैं। हाउ डज ए लिविंग सेल परफॉर्म दिस बेसिक फंक्शन। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे कोई भी लिविंग सेल अपना बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। अब आगे आते हैं हम लोग, तो वी नो दैट देयर इज अ डिवीजन ऑफ ए लेबर इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज द ह्यूमन बींग्स। अब देखिए, हर एक सेल का, हमारे अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हर एक ऑर्गन में अलग अलग से हमारे अलग अलग सेल से बने हैं। मतलब तो हर एक अलग अलग फंक्शन के हिसाब से हमारा सेल वर्क करता है ह्यूमन बॉडी में, हर एक का अलग अलग लेवल है। दिस मीन दैट द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है वो डिफरेंट फंक्शन करता है ह्यूमन बॉडी। तो द ह्यूमन बॉडी हैज द हार्ट। अब हम लोग जैसे हार्ट की बात करें तो हार्ट का क्या काम है? ब्लड को पंप करना। अब ऐसे सिमिलरली अगर हम देखिए स्टोमस का, टू डाइजेस्ट द फूड एंड द सोन। तो हमारे स्टोमस क्या करता है? फूड को डाइजेस्ट करता है। ओके। अब सिमिलरली द डिवीजन ऑफ द लेबर इन ऑल्सो सीन विद इन द सिंगल सेल। जैसे ह्यूमन में हमारा है वैसे सेल में भी होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में भी होगा जो एक सेल के बने होंगे यूनिसेलुलर में। In fact, each such a cell has got a certain specific function within it is known as the cell organelles। अब जो इसके अंदर सेल के अंदर क्या होता है, सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं, वो तो सारे सेल के अंदर सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं। तो वो जो सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं, each kinds of the cell organelles perform the special function। अब जितने भी सेल के अंदर सेल ऑर्गेनिल्स है सबके सारे ऑर्गेनिल्स का अलग अलग फंक्शन, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अलग फंक्शन है, गोल्गी बॉडीज का अलग फंक्शन है, राइबोसोम का अलग फंक्शन है। हम लोग सारे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं किसका, कौन सा ऑर्गेनिल्स का क्या फंक्शन है। सच एज मेकिंग द न्यू मटेरियल इन द सेल, clearing up from the waste material from the cell and the so on। With the cell is able to live and perform all its function because of the these ऑर्गेनिल्स। तो जो भी सेल है अपना एबल करता है लाइफ के परफॉर्म ऑल द फंक्शन बिकॉज ऑफ द सेल्स। तो जितने भी वो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिल भी है और जो सिंगल सेल भी है वो सारा इन ऑर्गेनिल्स की हेल्प से सारा फंक्शन परफॉर्म करता है। दिस ऑर्गेनिल्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड द सेल। इसीलिए जो ये जो ऑर्गेनिल्स है टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड द सेल। it is interesting that it is interesting that all the cell are the found to have the same organelles no matter what their function as what organelles they are found। तो देखिए जितने भी सेल हैं सारे ऑर्गेनिल्स उनके सेम होते हैं, सबके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सारे कुछ होंगे, लेकिन इनका फंक्शन जो होता है, फंक्शन भले ही अलग हो लेकिन इनका अंदर जो सेल ऑर्गेनिल्स है वो सबके अंदर वही सेम होते हैं। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं।
यहाँ पे every cells plasma membrane nucleus and the cytoplasm all the activity inside the cell and interaction of the cells with its environment are possible due to these features। तो देखिए जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गए, सेल न्यूक्लियस हो गए और जितने भी मतलब साइटोप्लाज्म है, तो सारा एक्टिविटी जो भी सेल के अंदर है ये इन्हीं की वजह से होता है। अगर हम लोग सेल की बात करें तो सेल समझिए कि एक सर्कल टाइप का सेल है, और सर्कल का जो ऊपर वाला जो बाउंड्री है उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, और जो बीच में है वो न्यूक्लियस है, और जो न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो सेमी फ्लूइड है, फ्लूइड जैसा सब्सटेंस है, उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब हम लोग फर्स्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सेमी परमिएबल भी बोलते हैं। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द contents of the cell from its external environment। इसका क्या काम है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेल को दूर रखेगा, सेपरेट करेगा। ये ऊपर एक बाउंड्री जैसा होता है, जैसे हम लोग को समझिए कि एक रूम है, तो हमारा ये जो रूम है इसको एक मतलब बाउंड्री जैसा, ये जो दीवार आप देख रहे हैं, ऐसे वॉल जो देख रहे हैं, वैसे ही हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वर्क है, एक आउटर कवरिंग होता है सेल का। These plasma membrane allow or permit the entry and the exist of the some materials in and the out of the cell। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यही अलाउ करता है और परमिट करता है कि कौन सा चीज सेल के अंदर आएगा, कौन सा चीज हमारा सेल का बाहर जाएगा, एग्जिस्ट करेगा, सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। ओके, आगे देखते हैं। दिस ऑल्सो प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ द सम अदर मटेरियल्स। और ऑल्सो अगर कोई अनवांटेड मटेरियल आ रहा है तो उसको भी ये रोकेगा, प्रिवेंट करेगा। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड ए सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। इसीलिए हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर कोई भी आउटर चीज कोई जो भी जिसका सेल में अनवांटेड चीज कोई भी आ रहा है तो उसको रोकेगा, इसीलिए इसको सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ओके, आगे देखते हैं। हाउ डज ए मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस टेक प्लेस इन द सेल। अब ये भी सोचना है कि सेल के अंदर कोई भी सब्सटेंस कैसे आता है, कैसे कोई भी सब्सटेंस बाहर जाता है, तो इसमें हम लोग समझते हैं। सम सब्सटेंस लाइक ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड द ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अगर जैसे कुछ सब्सटेंस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, तो ये हमारे सेल मेम्ब्रेन में बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जाते हैं। कैसे होता क्या है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये तो बहुत सारी चीजों को रोकता है, लेकिन गैसियस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन को, इनको नहीं रोकता है। ये खुद ब खुद डिफ्यूज हो जाते हैं, उसके अंदर चले जाते हैं। अब देखिए होता क्या है डिफ्यूजन में कि अगर कोई भी चीज सेल के बाहर है उसका हायर कॉन्सेंट्रेशन में, जैसे ऑक्सीजन है सेल के बाहर बहुत ज्यादा है और सेल के अंदर ऑक्सीजन बहुत कम है, तो सेल उसके अंदर चला जाएगा, अरे मतलब सॉरी, वो ऑक्सीजन उसके अंदर सेल के अंदर चला जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। वी हैव studied this process of the diffusion in the earlier chapter। We saw that this spontaneous movement of a substance from region of the higher concentration to the where it is इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज लो। तो क्या बोल रहे हैं हम, जो बोले वही है कि जो ऑक्सीजन के बाहर, अगर जैसे ऑक्सीजन का हम एग्जांपल दिए कि सेल के बाहर अगर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और सेल के अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो वो क्या करेगा, जो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब हायर मतलब सेल के बाहर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन और सेल के अंदर लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, तो सेल से वो सेल के बाहर से सेल के अंदर चला जाएगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन में चला जाएगा। अब सब something similar to this happen in the cell when the for example some substance like a CO2 which is the cellular wastage and the required to be exerted out by the cell accumulated in a higher concentration inside the cell। अगर हम लोग बात करें अगर CO2 की, तो हम लोग सब जानते हैं कि अगर हम लोग ब्रेथ करते हैं, ऑक्सीजन को ब्रेथिंग की, तो हमारे सेल के अंदर जैसे ही ऑक्सीजन पहुंचता है तो वहां पे हमारा सेलुलर वेस्टेज के तौर पर CO2 हमारा बाहर आता है। तो हमारे होता क्या है कि जैसे ही ऑक्सीजन जाएगा तो सेल के अंदर हमारा जो वेस्टेज है CO2 है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन में सेल के अंदर होता है और बाहर में लोअर कॉन्सेंट्रेशन में। तो इसीलिए बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन सेल के अंदर से ऑक्सीजन CO2 हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारा सेल के बाहर निकल जाता है, और जो हमारा फिर हम लोग ब्रेथ आउट करते हैं। फिर से समझिए, जो हमारा CO2 है सेल के अंदर हायर कॉन्सेंट्रेशन में रहता है, तो वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन मतलब सेल के अंदर से सेल के बाहर वो निकलेगा, जिसको हम लोग ब्रेथ आउट करते हैं। Okay, in the cell external environment, the concentration of CO2 is low as compared to the inside the cell. As soon this is the differences of the concentration of CO2 inside and outside the cell।
अब देखते हैं CO2 मूव आउट द सेल फ्रॉम द रीजन ऑफ द हायर कॉन्सेंट्रेशन, जो हमने बोला वही है कि जो CO2 है मूव करेगा आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर जाएगा फ्रॉम द रीजन ऑफ ए हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ द लोअर कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। सिमिलरली जो हमारा ऑक्सीजन है O2 इज इंटर द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब ये हमारा क्या होता है, जैसे हम लोग ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो हमारा ऑक्सीजन हायर कॉन्सेंट्रेशन में रहता है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन सेल के अंदर हमारा ऑक्सीजन कम होता है, तो यहाँ से जैसे ही हम लोग इनहेल करते हैं तो वो सेल्स के अंदर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में चला जाता है। This diffusion play an important role as well as cell and its external environment। तो ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग ये तो हम लोग गैसेस की बात करें, अगर हम लोग वाटर की बात करें तो क्या होता है, वाटर ऑल्सो ओबे द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। वाटर जो है ऑल्सो ओबे करेगा लॉ ऑफ डिफ्यूजन को। दैट मूवमेंट ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू ए सच ए सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो जो हमारा वाटर है, जो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होगा, ये सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो वाटर का मूवमेंट होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोलते हैं। जो वाटर का हमारा मूवमेंट होगा सेल सेलेक्टिव परमिएबल के मेम्ब्रेन के थ्रू, मतलब सेल के अंदर जब वाटर जाएगा तो उस प्रोसेस का हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। ओके, और डिटेल में हम लोग देखते हैं इसके बारे में। The movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of a substance dissolved in a water। तो क्या बोल रहा है कि जो movement of water होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, also affected by the amount of a substance dissolved in a water। कितना substance dissolved है water में। Thus the osmosis is the net diffusion of a water across a selective permeable membrane towards a higher सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। तो ये देखिए वाटर में भी यही है जो ऑक्सीजन में सब में था, कि अगर सेल के बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और सेल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर में जाएगा, सेल के अंदर जाएगा बाहर से। अगर सेल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और सेल के बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो फिर वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब सेल के अंदर से सेल के बाहर जाएगा, जब सेल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो और सेल के बाहर का कॉन्सेंट्रेशन वाटर का कम हो। ओके, अगर देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट विल हैपन इफ यू पुट एन एनिमल सेल और ए प्लांट सेल इनटू ए सॉल्यूशन ऑफ ए शुगर और ए साल्ट इन ए वाटर। अगर हम लोग एक एनिमल सेल को लेते हैं, प्लांट सेल को लेते हैं, और दोनों जो सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन और साल्ट सॉल्यूशन, उनमें दोनों में डाल देते हैं, उसको एनिमल सेल और प्लांट सेल को डाल देते हैं, तो वहां पे क्या होगा। One of the following three things could be happen। अब देखते हैं क्या क्या होगा। If a medium surrounding the cell has the higher concentration of the water than the cell। क्या बोल रहा है कि अगर सेल के जो मीडियम है, मतलब बाहर में हायर कॉन्सेंट्रेशन है वाटर का, मतलब सेल के बाहर वाटर ज्यादा है हायर कॉन्सेंट्रेशन में, और सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन सेल वाटर का क्या है, कम है, तो वहां पे क्या करेगा, सेल वाटर को गेन करेगा। फिर से समझते हैं इसको, कि अगर if the medium of a surrounding the cell has higher water concentration than the cell, and the meaning that the outside the solution is a very dilute, the cell will be gain water by the osmosis। such a solution is called hypotonic solution। क्या बोल रहा है कि अगर सेल के बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और सेल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो उसको वहां पे क्या करेगा कि सेल उस वाटर को गेन करेगा, अपने अंदर लेगा। तो इस सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, जहां पे सेल के बाहर का कॉन्सेंट्रेशन वाटर का ज्यादा हो और सेल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम। ओके, अब देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ द डायरेक्शन। अब जो वाटर मॉलिक्यूल्स वो फ्री है, वो मतलब अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जा सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जब बाहर हायर कॉन्सेंट्रेशन में वाटर है, अंदर कम है, तो वो अंदर से तो बाहर कम जाएगा, बाहर से अंदर वाटर के अंदर ज्यादा वाटर आएगा। बट द मोर वाटर विल बी कम इनटू द सेल देन विल लीव। दिस नेट ओवरऑल रिजल्ट इज दैट द वाटर इंटर द सेल, दिस सेल इज लाइकली टू स्वेल अप। अब आएगा सेल के अंदर वाटर आएगा तो वो तो स्वेल अप होगा ही। ओके, आगे सेकेंड नंबर में देखते हैं। If the medium has exactly the same water concentration as the cell, there will be no net movement of water across the cell membrane, so the solution is known as isotonic solution। अब isotonic solution कब होता है, जब हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में भी वाटर का कॉन्सेंट्रेशन उतना ही है जितना सेल के अंदर है, ना बाहर ज्यादा है सेल के, ना अंदर ज्यादा है, दोनों में इक्वल है, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग आइसोटोनिक
सॉल्यूशन बोलते हैं। जब हमारा बाहर भी वाटर का कॉन्सेंट्रेशन उतना ही है जितना सेल के अंदर है। अब देखिए मूवमेंट वाटर का होगा लेकिन उतना ही होगा, ना कोई ज्यादा होगा ना बाहर ज्यादा होगा ना अंदर होगा। वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ द डायरेक्शन, but the amount of going in the same as the amount of a going out. So there is a no overall movement of water. This cell will stay the same size. तो सेल का साइज जो रहेगा वो उतना ही रहेगा। ओके, थर्ड नंबर में अगर हम लोग आते हैं, इफ द मीडियम हैज द लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, द मीनिंग दैट इट इज वेरी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब हम लोग समझते हैं कि जो वाटर के कॉन्सेंट्रेशन वाटर के अंदर मतलब सेल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हमारा ज़्यादा है, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हमारा मतलब एक्सटर्नल सेल का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है। वाटर का मतलब सेल के अंदर वाटर ज़्यादा है और बाहर में वाटर कम है, तो वहाँ पे क्या होगा, सेल से बाहर वाटर जाएगा। तो उस टाइम क्या बोलेंगे, सेल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, हाइयर है, एंड बाहर में लोअर है। तो उस सॉल्यूशन का हम लोग जब सेल के अंदर से कोई भी वाटर बाहर जाएगा हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन में, तो उसको हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। ओके, अगेन वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन द बोथ द डायरेक्शन, इसमें भी दोनों डायरेक्शन में होगा, बट द टाइम मोर वाटर लीव द सेल देन द इंटर इन। तो उस टाइम सेल से ज्यादा पानी मतलब वाटर जो है वो ज्यादा जाएगा, जितना उसमें अंदर आएगा उससे ज्यादा सेल से बाहर जाएगा। देयरफॉर द सेल विल श्रिंक। तो इससे क्या होगा, सेल से मतलब पानी निकले तो वो तो चीज होगा ना कि सेल श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ेगा। Thus, osmosis is a special case by the diffusion through the selective permeable membrane. Let us try to following activity. Okay, activity हम लोग देख लेंगे बाद में, हम लोग इसको पढ़ते हैं एनसीईआरटी। अब देखते हैं यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। अब जैसे यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है एंड द मोस्ट प्लांट टेंड टू गेन ए वाटर थ्रू द ऑस्मोसिस। अब हम लोग तो जानते हैं ना कि जो भी प्लांट्स है हमारा रूट के थ्रू वाटर लेता है, तो वहां पे क्या होता है, एक वो भी ऑस्मोसिस का ही एक एग्जांपल है। जो हमारा प्लांट हमारा मतलब प्लांट का जो रूट है वो वाटर को जो अपने अंदर ले रहा है वो भी एक एग्जांपल है ऑस्मोसिस का। ओके, thus the diffusion is important in exchange of gases and the water in the लाइफ ऑफ ए सेल। तो जो ये जो डिफ्यूजन इंपॉर्टेंट है हमारी एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए और वाटर के लिए इन द लाइफ ऑफ द सेल। इन द एडिशन टू दिस द सेल ऑल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट। अब क्या करता है सेल, ऑल्सो क्या करता है, न्यूट्रिशन भी लेता है इन्वायरमेंट से। डिफरेंट मॉलिक्यूल मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल बाय द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड यूज ऑफ एनर्जी। ओके, अब हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, एंड इट इज मेड अप ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब हमारा ये मेन क्वेश्चन हमारा हमेशा पूछता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना किस चीज से है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा लिपिड एंड प्रोटीन से बना हुआ है। ओके, however we can observe that the structure of the plasma membrane only through एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब हम लोग अगर देखेंगे तो जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं। The flexibility of the cell membrane also enable the cell to engulf in the food and the other material from its एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो हमारे जो फ्लेक्सिबिलिटी का अगर हम लोग बात करें, फ्लेक्सिबिलिटी का सेल मेम्ब्रेन का, तो इन्वॉल्व करता है सेल्स फूड को या अदर मटेरियल को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। बस इतना समझिए कि जो हमारे ये फ्लेक्सिबिलिटी है सेल मेम्ब्रेन का, तो सेल हमारा सेल मेम्ब्रेन अगर किसी चीज को बाहर से अपने अंदर लेता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोसाइटेसिस। फिर समय द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो enables the cell to engulf in the food and the other material from its external environment। अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेल के अंदर आ रहा है तो उस प्रोसेस को इंडोसाइटेसिस बोलेंगे। फूड ये सबको अमीबा रिक्वायर इट्स फूड थ्रू द सच ए प्रोसेस। आज हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन आज हमने खत्म किया। ओके, थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो।